बेड डेट के लिए तो मैं अगर कंप्लीट एग्जांपल लूं दोनों ट्रांजैक्शन के लिए, तो इसका एग्जांपल क्या लिख सकते हैं आप? मैंने ऐसे लिखवाया था आपको कि लेट्स सपोज आपको राम पेड, राम या राम पेड नहीं, ऐसा लिखते हैं, चेंज करते हैं, रिकवर्ड, रिकवरी हुई है, पैसा प्राप्त हुआ है, रिकवर्ड ₹9,000 ओनली फ्रॉम राम आउट ऑफ हिज ड्यूज, उसके जो ड्यूज थे ऑफ 10,000, 10,000 के में से बस 10 ही मिल पाए, सॉरी 10,000 में से केवल 9,000 ही मिल पाए, तो आप इसकी एंट्री क्या कर देंगे? आप कहेंगे जो बेड डेट तो 1,000 रुपए का हो गया ना, मतलब 1,000 रुपए डूब गए आपके, भाई 10 में से केवल 9 ही मिल पाए, बाकी नहीं मिलेंगे अब, तो आप कहेंगे सर ये डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट आप अपनी इच्छा से देते हैं तो डिस्काउंट होता है, दूसरा नहीं दे रहा है, ये वो दिक्कत है, वो पे नहीं कर रहा है, उसके पास नहीं है पैसा पे करने को, तो बेड डेट मान रहे हैं इसको। ठीक है, तो देखिए, तो एंट्री क्या करेंगे? आपके पास पैसा कितना आया? अच्छा, आप लोगों को रूल याद हो गए कि आप डायरेक्टली मैं डेबिट क्रेडिट लिखता हूं तो चलता है, या उसी तरीके से कराता रहूं? बताइए, डायरेक्टली एंट्री करना शुरू कर चुके हैं क्या आप लोग बच्चे? कैश अकाउंट डेबिट और बैड डेट, यस सर। बैड डेट अकाउंट डेबिट 1,000 रुपए, भाई 9,000 तो आ गए, कैश बढ़ गया, डेबिट कर दिया, 1,000 का नुकसान, एक्सपेंस है, डेबिट होगा, और डेटर पूरा खत्म करना पड़ेगा अब आपको, डेटर यानी राम। क्यों? क्योंकि भैया अब वो नहीं देगा इसके बाद, आप खामखा उसका बैलेंस बना के रखिए किताबों में, कोई फायदा नहीं टाइम खराब करने से, अब नहीं मिलेगा पैसा उससे, ये सिचुएशन है। सॉरी, तो ये सिचुएशन है, पैसा नहीं मिलेगा उससे। ठीक है, चलिए अब आगे चल के, हमने कहा 1,000 रुपए डूब गए, अचानक एक दिन राम को याद आता है, मतलब जैसे कहते हैं ना, अचानक, ये वाला हमने कर लिया अभी, इसकी जर्नल एंट्री अभी मैंने विद एग्जांपल समझाई आपको, ये वाला एग्जांपल लिया और ये एंट्री हुई, ये अभी मैंने समझाया। पहले तो ये बताओ, ये क्लियर है क्या सभी बच्चों को? यहाँ डेटर की जगह राम का नाम भी लिख सकते थे, बताइए जल्दी, क्या बात क्लियर है? जवाब नहीं मिल रहा है। सर एक बार रिपीट करना। क्या क्या चीज रिपीट करनी है बेटा, बताओ जरा, एंट्री करनी है या एक्सप्लेनेशन रिपीट करना है? नहीं सर, आपने जो क्वेश्चन पूछा वो। अच्छा, मैंने ये पूछा, मैं तो बस ये कह रहा हूँ, आपको ये बात समझ में आई क्या, बैड डेट वाली जो मैंने एंट्री की, फिलहाल मैंने इतना पूछा केवल, ये जो बात थी इसकी मैंने ये एंट्री कर दी, क्या ये समझ में आई है एंट्री? यस सर। ठीक, चलिए अब आगे चले यहाँ से बैड डेट से। बैड डेट में तो मैंने ये भी बता दिया, बैड डेट क्या हुआ, आपकी इच्छा से नहीं हुआ, अगला ही व्यक्ति के उसको पैसे नहीं देने के लिए, दे ही नहीं रहा, वो क्या करें, डूब गया। कब तक बुक किताबों में चलाते रहोगे बैलेंस को? जैसे उदाहरण के लिए, आप किसी व्यक्ति को पैसे दे देते हैं, ठीक है, अब आप उससे पैसे मांग रहे हैं, बहुत बार पैसे मांग चुके, बहुत बार पैसे मांग चुके और अभी तक पैसे नहीं आए हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, एक समय बाद आप कहते हैं छोड़ो जी अब नहीं आएंगे उसके पैसे, ठीक है, आप उससे अब मांगने नहीं जाते, बार बार कहते हैं अब तुम इच्छा हो तो दे देना, नहीं तो जाओ, तुम भी क्या याद रखोगे, इस तरह, ठीक है, इस तरह से आप बोलकर आ जाते हैं, तो वही से सेम सिचुएशन बिजनेस के साथ हो गई, बिजनेस ने काफी फॉलो अप किया, ठीक है, बट फाइनली अब वो नहीं दे रहा है पैसा, वो कहता है साहब मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास तो खाने के लिए पैसे नहीं, मैं आपका कर्जा कहाँ से उतारूं? मैं कहा चलो ठीक है, जब हो जब दे देना, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसा बोलकर आ गए, उसकी एंट्री कर दी आपने बिजनेस में। अब अगली बार मैं कहता हूं, अचानक से जो आपका बैड डेट हो गया था राम, राम, या राम आपके पास 2 साल बाद आता है, 2 साल बाद एक दिन अचानक राम आपकी दुकान पर आता है और राम कहता है साहब आपके जो पैसे बचे हुए थे 1,000 रुपए ये लीजिए,
तो आप कहते हैं पता नहीं आज तो क्या मेहरबानी हो गई भगवान की, ऐसा क्या हुआ, हमने सोचा था आपके डूब गए पैसे, अब तो आएंगे ही नहीं। उसने कहा साहब उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे, ठीक है, आज मैं देने आ गया पैसे। तो आज वो पैसे देने आ गया, ठीक है, यानी आज क्या हुआ सिचुएशन, राम हु वाज डिक्लेयर्ड एज बैड डेट, जिसे हमने घोषित कर दिया था, डिक्लेयर्ड बैड डेट या फिर इंसॉल्वेंट कह सकते हैं, इंसॉल्वेंट 3 years बैक, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है, ट्रीट कर लिया था बैड डेट 3 साल पहले, नाउ पेड, 1,000 रुपए उसने आज पे कर दिया। तो जब 1,000 रुपए पे किए आपने, तो मैंने आपको कहा था, अगर मैं अकाउंटिंग की बात मैंने नहीं की थी आपसे, मैंने आपको ऐसा समझाया था कि मानो एक समय पे आपने एक पेज में राम का नाम लिख रखा था, आपने लिखा था ये राम का अकाउंट है आपके पास, और आपने लेने रिसीव कितने करने हैं, रिसीवेबल 10,000 लेने हैं, माइनस आपने क्या किया था, रिसीव्ड कितने रिसीव किए थे, 9,000 रिसीव किए थे किसी समय, और फिर आपने कहा था 1,000 रुपए बाकी, तो आपने कहा ये बैड डेट हो गए, नुकसान हो गया, और उसका कागज क्लियर कर दिया था, मानो। बताओ मुझे ये बात क्लियर है क्या, मैंने जो पेज दिखाया आपको, मैंने कहा आराम से आपने पैसे लेने थे किसी समय 10,000, उसने आपको 9,000 दे दिए, आपके पास बैलेंस कितना बच गया था, 1,000 रुपए का। फिर आपने कहा ये डूब गया पैसा भाई, अब नहीं आएगा, डुबा मान लिया था, डूबत मान लिया था आपने इस पैसे को, और आपने उसका बैलेंस क्या कर लिया था, नील। बताओ क्या ये बात क्लियर है आप सभी को, 3 साल पहले हमने क्या किया था, जवाब दीजिए बेटा, मुझे आगे चलना है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो 3 साल पहले आपने Yes, उसका sir. खाता, उसका जो पेज है वो फाड़ कर फेंक दिया, मतलब आपने उसके पेज पे ऐसे क्रॉस लगा दिया था, अब ये कोई काम का नहीं है। अचानक से आज राम आपको पैसे देने आया, आज राम आपको पैसे देने आया, तो आप राम का अकाउंट बनाएंगे क्या आप अपने पास दोबारा, राम का नाम लिखेंगे पेज पे, वो तो पुराने देने आया है। मतलब पैसा आप नाम कब लिखते हैं, या तो उस व्यक्ति से लेना है या देना है, नाम तभी तो लिख कर रखते हैं उसका, बताइए, खुद बताइए आप, नाम कब लिख कर रखेंगे, जो 1,000 रुपए देकर जा रहा है, क्या बाद में आपने इसे वापस देने हैं 1,000 रुपए, आज 3 साल बाद आया है आपके पास वो 1,000 रुपए देने, क्या वापस दोगे उसको भी 1,000 रुपए, कभी Yes, पूछा sir. नहीं ना। तो उसका नाम मत लिखना अपने पास, आज सीधा सा, उस समय ये नुकसान हुआ था 3 साल पहले, आज ये इनकम है, तो आज इसकी एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, आज एंट्री जो होगी वो सुनिए, आज एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, ₹1,000 से एंट्री कर दो। बताइए, ये दो चीजें मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाई थी। बताइए किसी को डाउट है यहाँ पे, किसी के मन में कोई भी सवाल है तो प्लीज पूछिए आप, क्योंकि सवाल रहेगा तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो सवालों को क्लियर करो। बताओ जी। चल सकता हूँ आगे यहाँ से मैं, यस सर। Yes, ठीक, sir. चलिए। तो Yes, बैड sir. डेट रिकवर्ड का ट्रीटमेंट हमने समझ लिया आपके साथ। अगला हम आपके साथ क्या कर रहे हैं जी, अगला ट्रीटमेंट जो समझ रहे हैं आज के लिए, आज अगला अगला जो ट्रीटमेंट है, यानी मैं कहूं अगर आज हमने दोबारा से 1 और 2 समझ लिया, तो तीसरा हम समझ रहे हैं आपके साथ 3rd नंबर पे, आउटस्टैंडिंग, और साथ साथ लिखते रहिएगा, है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। वैसे रिकॉर्डिंग भी मिलेंगी आपको, इसकी टेंशन की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, किसी के यहाँ नेटवर्क इशू आता है या और कोई समस्या आती है, देन ही और शी विल बी गेटिंग द रिकॉर्डिंग एज वेल।
बस दिक्कत ये है बच्चे सारे आते नहीं है क्लास लेने, ये समस्या है। चलिए आइए वापस आइए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब समझें पहले तो आप। ठीक है, इसका मीनिंग समझिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का। मींस जैसे आपने मानो राम से 1 महीने काम करा लिया पर उसकी पेमेंट नहीं की। ठीक है, तो क्या हो गया? काम तो करा लिया यानी खर्चा तो हो गया, पेमेंट तो बन गई, ड्यू हो गई। ठीक है, यानी इसे आप क्या कहते हैं? एक्सपेंस ड्यू। इसका मीनिंग क्या है बेटा? एक्सपेंस ड्यू फॉर पेमेंट। expense due for payment, but payment is payment is not yet paid। खर्चा तो हो गया पर पेमेंट नहीं की। ध्यान दो, खर्चा हो गया पेमेंट नहीं की। यानी कि सर क्या मतलब कहना चाह रहे हो? भाई खर्चा हो गया तो आपको पता है एक्सपेंस जब होता है तो डेबिट करते हैं। या अपने अपने जर्नल में एक्सपेंस का अकाउंट तो बना लेना है पर उसकी पेमेंट नहीं करनी। अगर पेमेंट करते तो आप क्या लिख देते हैं यहाँ पे? कैश। कैश लिख देते। बट क्योंकि पेमेंट नहीं की तो कैश नहीं लिख सकता मैं। मैंने कहा पेमेंट तो की नहीं, तो मैं क्या बना लूंगा? इसे एक लायबिलिटी बना लूंगा। टू, अब लायबिलिटी तो मैं लिखूंगा नहीं, लायबिलिटी का नाम लिखा जाएगा। आपको पता है नाम लिखने पड़ते हैं ताकि पता लग पाए किसको देना है, किसका बकाया है, सब कुछ हर चीज नाम से लिखी जाती है। तो ये अब लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी का नाम क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग लिखूंगा, या तो ओएस लिख दूं शॉर्ट में, या पूरा लिख देता हूं? चलो पूरा लिखता हूं, शॉर्ट में मैं से ओएस लिख देता हूं, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। यानी जब आपने, मैंने उदाहरण के लिए लो, आपने ऑफिस में चाय मंगवा ली। अब चाय मंगवा ली तो खर्चा तो हो गया चाय का, पेमेंट बाकी है तो चाय वाले को पैसे देने बाकी हैं। तो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग की बात करें तो ये एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग जो है ये अमेरिकन सिस्टम में तो कैसा अकाउंट है? अमेरिकन सिस्टम में तो ये लायबिलिटी है। और ब्रिटिश सिस्टम की बात करें तो ब्रिटिश सिस्टम में क्या है? ये बोलो कैसा अकाउंट है? पर्सनल। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी यानी आपने किसी व्यक्ति को जो देना होगा पैसा। चाय को थोड़ी ना पैसे दोगे, लो चाय के कप में डाल दिए पैसे, नहीं। चाय वाले को पैसे देने पड़ेंगे जो चाय लेकर आया है, जिसने सामान लिया है आपने इससे। ठीक है, तो आपका ब्रिटिश सिस्टम है उसमें पर्सनल अकाउंट कहलाता है। बताइए यहां तक क्लियर है क्या बात? आउटस्टैंडिंग मतलब एक्सपेंस का मतलब क्या है? कि भाई खर्चा तो हो गया पर पेमेंट नहीं हुई। खर्चा होने का मतलब क्या? आपने वो बेनिफिट ले लिया उससे, चाय पी ली, 1 महीने किसी के मकान में रह लिए। ठीक है, ऑफिस का 1 महीने का किराया, मतलब 1 महीना पूरा हो गया किराया नहीं पे किया। समझ रहे हैं मेरी बात? खर्चा होने से मतलब क्या कह रहा हूं मैं? एग्जाम्पल दिए मैंने। एग्जाम्पल सुनो, एक एक एग्जाम्पल सुनो। Ram has taken a shop on rent at the rate ₹10,000 पर मंथ। किराया क्या है जी? 10,000 रुपए महीने। ठीक है, 10,000 रुपए महीने का किराया है। ठीक है, आउट ऑफ दिस he paid rent for 11 months। He paid rent for
11 मंथ 11 महीने का किराया उसने पे कर दिया है। रेंट फॉर 1 मंथ इज आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग को हिंदी में क्या बोलोगे, बताओ कोई हिंदी का वर्ड, मतलब यहां वाले आउटस्टैंडिंग उधार। चाहिए। हाँ, उधार है। बाकी, मैं बोलूं बाकी है, इतना पैसा पेएबल है। जैसे आउटस्टैंडिंग को आप पेएबल बोल सकते हैं इंग्लिश में तो, और हिंदी में बोलूं मैं तो बाकी है, इतना बाकी है देना, बाकी है। बाकी वर्ड सुना है ना, इतना बाकी है, अभी और भी पे करना है हमें। ठीक है, उधार भी बोल सकते हैं, उधार में है, अभी अभी दिया नहीं है या देंगे। ठीक है, चलिए। तो मुझे बताओ, मैं इसकी एंट्री करना चाहता हूं। ये जो पूरा ट्रांजेक्शन हुआ, जो इंफॉर्मेशन दी, मैं इसकी एंट्री करना चाहता हूं। तो पहले तो मुझे बताओ मेरा खर्चा कितना है। रेंट जो एक्सपेंस है मेरा, कितना है, मेरा खर्चा कितना है इस साल का। देखो समझ में आया, खर्चा मेरा सही लिखा है क्या मैंने। सर 11 आएगा, 12 नहीं। क्यों 11 खर्चा, मतलब एक बात बताओ, क्या जो 1 महीने का बाकी है वो देना नहीं है आपने। सर अभी दिया नहीं है ना वो। हाँ, दिया नहीं है, बिल्कुल सही बात है, दिया नहीं है सर। ठीक है। और बताइए, और कोई बच्चा आए। अच्छा सुनो मेरी बात, एक एक बात सुनना मेरे बच्चों, ध्यान से सुनो। हमारे यहाँ पर ना एक प्रिंसिपल है, ये चैप्टर 3 की बात कर रहा हूं मैं आपसे। चैप्टर 3 में ना एक प्रिंसिपल है। मैंने अभी वो कराया नहीं है आपको, मैं बस उसका यहाँ पे इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मैंने कराया नहीं है और मुझे उसका यूज है अभी, तो मैं समझाऊंगा पहले क्या होता है वो। ठीक है, तो मैचिंग प्रिंसिपल हमारे पास है। ये नाम क्या है प्रिंसिपल का, मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल। सॉरी, वो दूसरा प्रिंसिपल लिख दिया। मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, ध्यान से सुनना सारे बच्चे। समझने वाली चीज है, कोई रटने वाली बात नहीं है। दोबारा भी हो सकता है हम इस पर डिस्कशन करें, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना उस पर। आइए, और कौन बच्चा गायब है फिलहाल क्लास से, हर्षित है, इतिश्री है, ये माही चली गई है ना। ये बच्चे क्लास छोड़कर क्यों गायब हो जाते हैं, मुझे समझ नहीं आता। माही है और कोई चला गया है। ठीक है। ऐसा भी है आइए। सर। चलिए, मैं एक बार स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ, शायद बीच में हट गई थी स्क्रीन। ठीक है, अभी स्क्रीन विजिट। यस सर। ठीक है, चलिए। अब इसके आगे आएंगे हम लोग, और आगे हमने अभी मैचिंग प्रिंसिपल समझना है आप लोगों के साथ। मैंने क्या कहा, मैचिंग प्रिंसिपल समझेंगे। अब ये मैचिंग प्रिंसिपल क्या है, इस पर चर्चा करते हैं आपके साथ। ठीक है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग और काम का प्रिंसिपल है। ठीक है, मैंने इस प्रिंसिपल के बारे में बात नहीं की थी आपसे कभी भी, नाम नहीं लिया था स्पेसिफिकली, पर हमने इस प्रिंसिपल को समझाया था आपको कभी ना कभी, बगैर नाम लिए समझाया था। तो आइए, क्या था इसका मतलब, देखिए। देखिए जी, सारे बच्चे मेरे साथ आ जाइए। देखिए, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। आपने, आपका एक बिजनेस है। ठीक है, आपका क्या है, एक बिजनेस है। बिजनेस है आपका एक,
बिजनेस किस चीज का बिजनेस करना चाहोगे, कोई बताओ? कोई नाम रखना चाहेगा पर्टिकुलर, कुछ रखें या नॉर्मल एक बिजनेस मान लें? एक बिजनेस मान लेते हैं नॉर्मल, ठीक है, सुनना, बिजनेस मान लेते हैं। और बिजनेस में ना आपके पास में एक बिजनेस का डेटा दे रहा हूं आपको, उसका डेटा फॉर 1 ईयर, 1 साल का डेटा दे रहा हूं। आपने सेल्स की है, सेल्स की है बेटा 10 लाख रुपए की, ठीक है, 10 लाख की सेल्स की। आपने इस साल में परचेजेस किए थे, परचेज किया था आपने 7 लाख रुपए का सामान परचेज किया था, ठीक है, 7 का सामान परचेज कर लिया। क्लोजिंग स्टॉक आपके पास अभी 2 लाख रुपए का क्लोजिंग स्टॉक। आपने एक मशीन खरीदी है इस साल में जिसकी लाइफ है 5 ईयर्स, 5 साल लाइफ है उसकी, और कितने में खरीदी है आपने? 5 लाख रुपए में खरीदी है, ठीक है। समझना ध्यान से, थोड़ा लॉजिक दिमाग लगाना, नहीं समझ में आया तो मेरे साथ चलते रहना, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा वो देखना, ठीक है। और भी मैं लिखता हूं इसमें। अच्छा, मशीन की लाइफ मैंने 5 साल लिखी है, ये बात समझ में आई आपको? क्या मतलब है इसका? ये मशीन 5 साल चलेगी, उसके बाद ये खराब हो जाएगी, मतलब कबाड़ी को देना पड़ेगा, ठीक है। और आपकी जो शॉप का रेंट है ना, वो है 1000 नहीं, चलो 10,000 रुपये ले लेते हैं, 10,000 पर मंथ है, PM, समझ गए, पर मंथ, ठीक है। मेरा क्वेश्चन, कैलकुलेट प्रॉफिट एंड और लॉस, या फिर लॉस फॉर द ईयर, द ईयर, इस साल का जो हमने डेटा दिया है आपको, इस साल का मुझे बताओ प्रॉफिट हुआ है या नुकसान हुआ है, और हुआ है तो कितना हुआ है, ठीक है। अच्छा, मैचिंग प्रिंसिपल मैं लिख देता हूं अब। मैचिंग प्रिंसिपल क्या है ये लिख दो, सुनो। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, मैं एग्जैक्ट लैंग्वेज लिख रहा हूं। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है रेवेन्यू, रेवेन्यू यानी इनकम ऑफ द पीरियड, ऑफ द पीरियड को मतलब हमारे यहाँ क्या कह दोगे आप? पीरियड का मतलब, जैसे हम 1 साल के लिए बात कर रहे हैं तो क्या लिख लो? ऑफ द ईयर, इनकम ऑफ द ईयर यानी रेवेन्यू ऑफ द ईयर शुड बी मैच्ड विद, विद द एक्सपेंसेस ऑफ द सेम पीरियड, ठीक है। क्या कहा इसने? कहता है जो रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू, सुनना ध्यान से, मैं पहले मीनिंग बता देता हूं उस कॉन्सेप्ट का और फिर आप सोचकर चलना। कहता है जो रेवेन्यू है यानी इनकम है ना एक पीरियड की, एक पीरियड की यानी 1 साल की, उसके अगेंस्ट में यानी उसको आपको मैच करना है, यानी उसके अगेंस्ट में क्या लिखना है? एक्सपेंसेस ऑफ द सेम पीरियड, उसी पीरियड के खर्चे लिखने पड़ेंगे। ये क्यों करते हैं ऐसा हम? अच्छा, मैचिंग प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट या पर्पस समझ में आएगा आपको। अब आप पर्पस समझेंगे, क्या रीजन है, क्या लॉजिक है, पर्पस क्या है? पर्पस, पर्पस क्या है, क्यों हम लोग मैचिंग प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, क्यों करते हैं? टू फाइंड, सर हाँ बेटा, बोलिए इसमें बेटा। हम पर्पज इसलिए करते हैं ताकि जैसे आपने इसमें एग्जांपल दिया है, मशीनरी 5 साल तक चलेगी 5 लाख की, हम्म,
तो अगर हम 5 ईयर में 5 लाख ऐड करेंगे तो वो उसमें डबल काउंट या ट्रिपल काउंट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हमें इसलिए देखना है हम कि इस साल आपने कितना यूज किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं जानवी, बिल्कुल सही समझ रहे हैं बेटा आप। और भी मैं समझाता हूं अभी, ताकि बाकी बच्चे भी समझ पाए इस बात को। बस आपका काम इतना सा है, आप ध्यान दें थोड़ा सा, सारे बच्चे ध्यान दें, ताकि ये बात समझ में आए आप लोगों को। ठीक है, आइए। और माही बेटा, आप हैं क्लास में है ना अभी? बेटा क्लास नहीं छोड़ के जाओ बीच में कोई भी, क्योंकि समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा ना बाद में आप कहोगे सर नहीं समझ में आया, दिक्कत होगी। कोशिश करो, कोई नेटवर्क इशू आता है तो बात अलग है, मैं समझ सकता हूँ कोई नेटवर्क इशू आ जाए, बट तुरंत ज्वाइन किया करो वापस। ठीक है, चलिए। तो जानवी ने मुझे बताया, लगभग बात सही है, मैं तो समझ पाया हूँ उसकी बात, वो क्या कह रही है, पर आप शायद अभी नहीं समझ पाए, क्योंकि अभी आपको मीनिंग समझ नहीं आया होगा, हो सकता है किसी बच्चे को, तो मैं समझा रहा हूँ इसी बात को। आइए मेरे साथ। मैंने क्या, पर्पस क्या है, क्यों हम ऐसा करते हैं, मैचिंग प्रिंसिपल क्यों लगाया जाता है? तो पर्पस है टू फाइंड करेक्ट प्रॉफिट या फिर लॉस। सर क्या कहना चाहते हो, करेक्ट प्रॉफिट पता लगता है क्या मैचिंग प्रिंसिपल यूज करते हैं तो? आप ये कहना चाहते हो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। अगर मैचिंग प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हो तो आप करेक्ट यानी सही प्रॉफिट निकाल पाओगे। एग्जाम्पल बोलूं मैं, एग्जाम्पल बोलूं, मैं यहां पे कह दूं कि सर इस साल की इनकम ये है, खर्चा ये है, और ये भी खर्चा है, यानी आप तो कह दोगे सर ये भी ये इनकम है। जैसे अगर मैं कहूं, मैंने भाई जो पैसा आया मैंने कहा वो क्या है, इनकम, और जो गया खर्चा है, तो मैंने इसको भी मैंने वो खर्चा मान लिया। पैसे से इनकम और एक्सपेंस नहीं बनता, पैसे से इनकम एक्सपेंस नहीं बनता, कितना पैसा आया है कितना पे किया, बनता है कि उस पीरियड का खर्चा कितना है, उस पीरियड की इनकम कितनी है। तो देखो पता है क्या करेंगे हम लोग, सुनना ध्यान से। मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं एक अकाउंट, एक फॉर्मेट बना रहा हूं, एक फॉर्मेट बना रहा हूं, और फॉर्मेट में एक तरफ मैं लिख रहा हूं इनकम, फॉर्मेट में एक तरफ मैं लिख रहा हूं इनकम, एक तरफ लिख रहा हूं एक्सपेंस। मैं इधर लिख रहा हूं एक्सपेंस, और ये उसका अमाउंट है, ये है बेटा इनकम। आपको मैं बताऊं, अगर मैं इस फॉर्मेट की बात करूं तो ये आपका लास्ट चैप्टर है जिसका फॉर्मेट में बता रहा हूं, आखिरी चैप्टर, कितना आसान है समझना। ठीक है, खर्चा और इनकम लिख रहा हूं, मैं कहता हूं मेरी इनकम क्या है, सेल्स, वही इस साल की सेल्स है, तो मैंने कहा 10 लाख रुपए की मेरी सेल्स है, 10 लाख। परचेज, सर मैंने परचेज किया था, ध्यान से सुनना बेटा, परचेज मैंने किया था 7 लाख रुपए का सामान, जिसमें से 2 लाख का तो अभी बचा हुआ है, तो बताओ मैंने कितने रुपए का सामान बेच दिया। यानी मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है, कॉस्ट, क्या पूछ रहा हूं आपसे, मैं पूछ रहा हूं कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फुल फॉर्म लिखूं क्या, कॉस्ट ऑफ, यानी जो सामान बेच दिया उसकी लागत बताओ, कितने का बिक गया। मैंने कहा देखो 7 लाख का मैंने खरीदा था, 2 लाख का मेरे पास बचा हुआ है, तो कितने का बेच दिया सामान मैंने, बताओ। कितने में नहीं बोल रहा मैं, कितने का बोला, बताइए। 5 लाख। बिल्कुल, सबको समझ में आई बात क्या है ये? भाई 5 लाख का सामान मैंने बेच दिया, तो मैंने कहा सीओजीएस लिख दूंगा शॉर्ट में यहाँ पे, ये सीओजीएस कितना है, 5 लाख। देखो मैंने इसको भी ट्रीट कर लिया, इसको भी कर लिया, इसको भी। मशीनरी, सर मशीनरी इस साल का खर्चा कितना है? सर मशीनरी 5 साल चलेगी, और हम मान के चल लेते हैं कि मशीनरी से ना हमें हर साल बराबर बेनिफिट मिलना है, तो इस साल कितना खर्चा माने? सर इस साल आप ना 1 लाख। 5 लाख, 1 लाख रुपया खर्चा मानो, ठीक है। तो ये जो 1 लाख का खर्चा माना, इसे पता है आप क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं, टेक्निकल वर्ड है, ये भी एक चैप्टर बनेगा आपका, इसे बोलते हैं डेप्रीशिएशन। यानी मशीन का कितना खर्चा बन गया इस बार का, सारा खर्चा नहीं, 1 लाख का। ठीक है, अच्छा सर ये तो हो गया, सर रेंट बताओ। रेंट, मैं कहता हूं बेटा 1,000 रुपए महीने का है, पर सुनो मैंने ना 11 महीने का ही पे किया है अभी,
एक मंथ का ना आउटस्टैंडिंग है 12 में से, तो बताओ मैं यहां कितना लिखूं, यहां खर्चा कितना लिखूं रेंट का? 1,10,000। 1,10,000। जानवी हबीबी 1,10,000 पर ही है ना? मैं उसी उसी के टॉपिक के लिए यहाँ पर आया हूँ एक्चुअल में, आप लोगों को पता हो, ठीक है। बट जानवी हबीबी अपने टॉपिक पर स्थिर है, मतलब वो कह रही है सर मैंने तो पहले 1,10,000 बता दिया आपको, तो 1,10,000 ही है। एक बात समझो बेटा, क्या आपने ये अच्छा सुनो, चलो एक बात ऐसा कर लेते हैं। अच्छा आप मान लो 1,10,000 इस साल लिख लो, बच्ची कहती है सर 1,10,000। अच्छा ये ईयर 1 है, यानी करंट ईयर है। नेक्स्ट ईयर भी ऐसा ही अकाउंट बनाओगे, तो वहां पे रेंट कितना लिखोगे? मानो अगली बार मैंने मैंने पूरे 12 महीने का और एक पिछले महीने का भी पे कर दिया, यानी 13 महीने का पे कर दिया, तो कितना लिख दोगे रेंट? 1,30,000। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर अगर आप इस बार 11 कर रहे हो, 11 महीने का पे किया, अगली बार मैं कह रहा हूं 13 महीने का पे कर दिया मैंने, तो आप तो फिर 1,30,000 बना लोगे। और एक काम करते नहीं हैं, सर, फिर 1 महीने का। हाँ नहीं मैं कुछ समझाने की फिर कोशिश एक कर रहा हूँ, महीने जानवी शायद हाँ बोलिए बेटा। फिर इसमें 12 महीने का इंक्लूड होगा। 1 महीना तो पहले का है ना, तो वो यूज नहीं हो पाएगा। तो फिर खर्चा जाएगा ही नहीं वो, तो मतलब फिर अपन सही प्रॉफिट कैसे निकाल पाओगे? भाई पे तो कर दिया आपने, आज नहीं तो कल पे करोगे, तो सही प्रॉफिट नहीं निकल पाएगा ना, तो इस साल में सही प्रॉफिट निकलेगा क्योंकि आपने खर्चा एक लिखा ही नहीं, और अगले साल में भी आपने वो पिछले साल वाला इस बार भी नहीं लिखा। खर्चा तो हुआ है ना, पेमेंट गई है आपकी जेब से, पैसा गया। यस सर। और एक बात और सुनो जानवी, पता नहीं बाकी बच्चे मेरे साथ है नहीं, क्योंकि मैं जानवी वाली क्वेरी को लेकर चल रहा हूँ ये बात, तो शायद उसको डाउट क्लियर हो। एक और बात सुनना, अगर आप पेमेंट की बात करते हैं ना, अगर आप पेमेंट के बेसिस पे देखने जाओगे ना कि क्या खर्चा है और क्या इनकम है, तो यहां मेरी बात सुनना एक आप, यहाँ जो ये पॉइंट है यहाँ बात सुनो, इन दोनों पॉइंट को लेकर, परचेज और क्लोजिंग, आपने पेमेंट कितने की है इस बार? अगर पेमेंट के हिसाब से देखते आप, तो आपने पेमेंट तो बेटा 7 लाख की करी थी इस बार, तो आपने यहाँ खर्चे में 7 लाख क्यों नहीं लिखे? 2 लाख का सामान आप अगली बार यूज करोगे, यानी अगली बार बेचोगे तो अगली बार की इनकम में से हटाओगे, तो वही बात यहां आता है। यानी यहां पर काम अकाउंटिंग में, चलो एक और बात बताता हूं, अकाउंट्स में ना आप कहोगे सर इधर उधर की बातें बीच बीच में उठा लाते हो, टेंशन नहीं लेना, ये बातें मैं आगे दोबारा आएंगे जब तो सिस्टम से होगा, यहाँ ये यूज हो रही है इसलिए मैं इस बात को बता रहा हूँ। अकाउंट्स में ना आप एक सिस्टम यूज करते हैं, इसका नाम है अक्रूवल बेसिस। एक्रूवल बेसिस का मतलब है ड्यू बेसिस पर, यानी यहां पर ड्यू बेसिस पर काम होता है। पेमेंट आए या ना आए, पेमेंट जाए या ना जाए, अगर ड्यू हो गई तो खर्चा है और इनकम है। जैसे सेल्स का बात करो, अगर जानवी आप वाले कॉन्सेप्ट से काम करेंगे ना, पेमेंट के हिसाब से देखोगे खर्चे और इनकम को, तो उधार में सामान बेचा हुआ तो इससे अभी तो सर इनकम हुई नहीं है क्योंकि उधार में बेचा है। जब पैसा आएगा जब इनकम मानोगे आप तो, हम तो देखो जैसे ही सेल करते हैं तभी इनकम मान लेते हैं, पैसा बाद में आना होता है। वो किस लिए हो रहा है सारा, इस पे फोकस करो, ड्यू बेसिस पर काम करते हैं। और बहुत अच्छी बात है आप इस चीज को, मतलब आप पूछ रहे हो और मैं समझा पा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप पूछते ही नहीं, इस चीज का सवाल ही नहीं उठता, तो शायद समझाता नहीं। तो इस पे फोकस करो सारे बच्चे कि हम ड्यू बेसिस पर अकाउंटिंग करते हैं, यानी पेमेंट आए या ना आए तो भी आप सेल्स मान लेते थे, याद करो। उधार में माल बेचते थे तो सेल्स बनाते थे नहीं बनाते थे? ऐसे ही पेमेंट नहीं की पर आपने बेनिफिट ले लिया तो आपका खर्चा तो बन गया, पेमेंट नहीं हुई है।
और कुछ गलत नहीं होगा, फिर भी किसी के मन में कोई डाउट होता है कि भाई सर ऐसा कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा, वो मुझसे पूछ सकता है, मैं बताऊंगा उसको। बताइए। बताइए जी, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। कोई जवाब नहीं दे रहा है। क्या ड्यू बेसिस का मतलब समझ में आया क्या होता है? हम्म। सब चुप हो गए, क्या बात है? इतिश्री बेटा। आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपको अभी समझ में आया या नहीं आया? मैं ये कह रहा हूँ कि ना यहाँ पे जो खर्चा है ना, वो कितना लिखेंगे पता है आप? यहाँ खर्चा लिखेंगे 1/20 का। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हम ड्यू बेसिस पर काम करते हैं। 1,20,000 का लिखेंगे। ठीक है बेटा। 1,20,000 का लिखेंगे, जिसमें से मैं ये कहूंगा कि 11 का पे कर दिया, यानी मेरा कैश कितना चला जाएगा? 1,10,000 का। और बाकी का मेरा बकाया है, पेमेंट करना है मुझे। इसीलिए तो बकाया लिख रहा हूं, क्योंकि मैं ड्यू बेसिस पर काम कर रहा हूं। आपके सवालों का जो है जानवी, ये आंसर है। ये एक प्रिंसिपल है हमारे पास जो हम फॉलो करते हैं, अक्रूवल बेसिस। ये भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ये भी। ठीक है। और ये मैचिंग, ये दोनों इसी बात पे फोकस करते हैं। भाई मैच कैसे करोगे? मैच तभी कर पाओगे जब इस साल की इनकम के अगेंस्ट इस साल के खर्चे हो, तभी तो रियल प्रॉफिट आएगा। और एक्रूवल बेसिस भी कहता है भाई अगर आप खर्चे और इनकम को देखना चाहते हो तो कैसे करो? ड्यू बेसिस पर काम करो, पेमेंट बेसिस पर नहीं। हम कैश बेसिस यूज नहीं करते। एक्रूवल बेसिस के साथ एक और सिस्टम होता है, कैश बेसिस पर। ये हम फॉलो नहीं करते। कैश बेसिस क्या कहता है? जब पेमेंट आएगी तो इनकम है, जब पेमेंट जाएगी तो खर्चा है। वो ये मानता है, हम इसे फॉलो नहीं करते अकाउंटिंग में। ठीक है। चलो, तो आपने रेंट 1,20,000 का मान लिया। तो इस साल की बताओ इनकम कितनी हुई? सर टोटल एक्सपेंस देखो। टोटल एक्सपेंस हो गए 5, 6, 7। और इनकम 10 लाख 10 रुपए। लाख। तो नेट इनकम यानी नेट प्रॉफिट कितना हो गया? ये 3, 2, 80, 2,80,000। आया समझ में कुछ जानवी ये बात? यस सर। ठीक है। तो ध्यान रखना, ये मेरा अभी टॉपिक नहीं था समझाने का, इसे मैं दोबारा कभी समझाऊंगा। बस मैंने एक बात बतानी थी कि किराया आप 11 महीने का लेंगे या 12 महीने का लेंगे इस साल में। तो इस पर टॉपिक था ये। आइए वापस आ जाइए। एक छोटी सी बात थी, उसी के लिए हम वहां गए थे। तो अब मैंने क्या कहा, ये मेरा ये एग्जाम्पल था, मैं इस क्वेश्चन को कर रहा था आपके साथ। सॉरी, मैं आपको इधर उधर लेकर चला गया। इधर उधर लेकर जाकर मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी। मैंने एक तो मैचिंग प्रिंसिपल के बारे में आइडिया दिया आपको, एक मैंने अक्रूवल के बारे में आइडिया दिया, दो चीजों के बारे में अंदाजा दिया आपको। बाकी डिटेल में अलग लिखेंगे, यहाँ यूज हुआ प्रैक्टिकली इसलिए समझा दिया। सो मैंने कहा इस बार खर्चा कितना है? भाई खर्चा तो सर 1,20,000 का ही है। खर्चा 1,20 का है। अच्छा, पेमेंट कितना कर दिया? सर पेमेंट 11 महीने का किया है। ड्यू या फिर पेबल या फिर आउटस्टैंडिंग कितना है? सर 11 का पे कर दिया, 1 का बाकी है। बताओ ये बात समझ में आती है नहीं आती?
सारे बच्चे। खर्चा कितने का है? 11 महीने का, 1,20,000। पेमेंट कितने का कर दिया है? 1,10,000 का। बाकी कितना है? बाकी है सर 10,000 रुपए। मुझे बताओ ये बात समझ में आती है नहीं आती इस एग्जाम्पल से आपको, सारे बच्चे? क्योंकि खर्चे का पेमेंट से कोई लेना देना नहीं है। खर्चा ड्यू बेसिस पर रिकॉग्नाइज होता है, पेमेंट आ रही है जा रही है बाद की बात है। बताइए समझ में आई बात क्या? यस सर। ठीक है। इतिश्री बेटा समझ में आई बात? इतिश्री, माही, यस सर। आया समझ में? ठीक है। माही के अलावा मुस्कान, मुस्कान, श्रेया, यस सर। यस सर। ठीक। चलिए समझ में आ रही है चीजें, ठीक है। अच्छा सुमित बेटा आ रहा है आपको भी समझ में? सुमित और हर्षित? यस सर। ठीक है। चलिए तो अब आगे चले यहाँ मेरे साथ। बस आप इतना किया कीजिए, समझ नहीं आया तो बताइए, बताइए मुझे ये समझ नहीं आई बात। तो मैं देखो, मैं एक टॉपिक को लेकर भी पूरी क्लास चला सकता हूँ, मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं है, मुझे जल्दी नहीं है। क्योंकि क्लास 11th बेसिक का है। जैसे आपने बचपन में ABCD नर्सरी में, या जो LKG UKG होती थी आपकी, या LKG जो थी, वहां पे आपने बस ABCD सीखी थी, A to Z सीखा था बस। और 1 to 100 सीखा होगा शायद मैथ में जो भी था, या 1 to 10 सीखा था। तो आप यही समझो आप ये कर रहे हैं मेरे साथ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप पूरे साल भी मुझसे यही करवाते रहोगे ना, तो मुझे बिल्कुल समस्या नहीं है। और ये मत सोचना 24 चैप्टर है या 23 चैप्टर है सर क्या होगा, 1% टेंशन नहीं लो। मैं जो करा रहा हूं वो अच्छे से समझो, ठीक है? मेरा फोकस उसी चीज पर है क्लास 11th में, ठीक है? आइए, तो अब मैंने आपको कहा सर ये एक्सपेंस है, आपको कह दिया मैंने ये एक्सपेंस है सर। तो सर खर्चा जब होता है तो डेबिट होता है, मैंने कहा हाँ, बिल्कुल, तो मैंने डेबिट कर दिया। सर जब पेमेंट करते हैं तो पेमेंट कैसे, कैश में करते हैं? अच्छा सर कैश जाता है तो क्या होता है बताइए, डेबिट होता है क्रेडिट होता है? क्रेडिट। क्रेडिट होता है। और सर कोई चीज पे ना की हो अभी, यानी बाद में पे करेंगे, तो सर वो लायबिलिटी बनती है क्या? मैंने कहा लायबिलिटी बनती हो। और सर लायबिलिटी जब बढ़ती है तो बताओ डेबिट करते हैं क्रेडिट करते हैं? क्रेडिट। क्रेडिट। क्रेडिट, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। दोनों बच्चों ने जवाब दिया, बहुत बढ़िया। अब देखो, मैंने आपको रूल क्या बताया हुआ है, डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के बराबर आएगा हमेशा। तो जरा चेक करो, 1,20,000 इज इक्वल्स टू 1,20,000। समझ में आई बात? अच्छा एंट्री समझ में आ गई नहीं आ गई? एंट्री क्या होगी? एंट्री लिख देते हैं, ये होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश टू रेंट आउटस्टैंडिंग। किराया पे करना है, किराया किसको देना है? मकान मालिक को देंगे। तो ये लायबिलिटी अगेंस्ट मकान मालिक है। बताइए जी, आई या नहीं आई एंट्री समझ में? ट्रीटमेंट समझ में आया या नहीं आया? अगर पूरा का पूरा बकाया होता तो सारा का सारा आउटस्टैंडिंग में आ जाता, ठीक है? इसकी एंट्री आप ऐसे भी कर सकते थे कि सर जितने आप पेमेंट कर दिया वो पेमेंट में रहने देते, यानी इसकी एंट्री आप ऐसे भी कर सकते, दो हिस्सों में बांट के भी। यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे अल्टरनेटिवली इसकी जगह पर, कि सर रेंट डेबिट टू कैश। सर कितना पे कर दिया? रेंट खर्चा जो था उसका 1,10 की पेमेंट कर दी। सर बाकी कितना है? सर बाकी है 10,000। तो खर्चा तो है, बाकी है, पेमेंट नहीं की, कोई बात नहीं, खर्चा तो है।
ऐसे भी कर सकते हो, ये दोनों कंबाइंड होंगे, ये भी होगा और ये भी होगा, दोनों करनी पड़ेंगी। और इन दोनों का नेट इफेक्ट ये है, देख लो, चेक करके देख लो, क्योंकि टोटल रेंट कितने से डेबिट हुआ, ये और ये मिलाकर 120 हो गया, 120 मैंने यहां लिख दिया। कैश कितना गया था, 110, तो देखो कैश टोटल में कितना गया है, 110। खर्च आउटस्टैंडिंग कितना था, देखो टोटल में आउटस्टैंडिंग 10,000 है। आई बात समझ में? बताइए बेटा। यस सर। ठीक है, चलिए, इसके बाद मेरे पास जो अगला टॉपिक आता है समझाने के लिए, वो है प्रीपेड। ठीक है, चलो एक काम करेंगे, प्रीपेड को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इस बार में नहीं समझेंगे। आपने आज क्या करना है, इस आउटस्टैंडिंग पर काम करना है, आउटस्टैंडिंग के आपने ट्रांजेक्शन्स देखने हैं और उसी पर काम करना है। ठीक है, प्रीपेड हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर लेंगे आप लोगों के साथ।